उस कच्चे माल की बात करते हैं जिससे ये पूरा भारत देश बना है। हमारी आज की रिसर्च में एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। हाँ, वो संगमरमर और टैल्कम पाउडर वाली बात ना। बिल्कुल। रुकिए, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। जो भी कक्षा 9 के छात्र हमें सुन रहे हैं, अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 4 वर्षों तक हम आपकी पढ़ाई की इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी किताब लेकर बैठिए और हर टॉपिक के साथ टिक मार्क करते चलिए। चलिए, अब शुरू करते हैं। एक तरफ हमारे पास संगमरमर जैसी अत्यंत कठोर चट्टानें हैं जिनसे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जैसी इमारतें खड़ी की गई, और उसी देश में दूसरी तरफ सेल खड़ी यानी सोपस्टोन जैसी बेहद मुलायम चट्टानें भी हैं। इतनी मुलायम कि उन्हें पीस कर वो टैल्कम पाउडर बनता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हम पत्थर की कठोरता से लेकर पाउडर की नरमी तक। और ये नहीं, अगर हम देश में थोड़ा घूमें तो मिट्टी के रंग भी हर जगह बदलते हुए दिखते हैं। सवाल ये है कि ये सब इतना अलग क्यों है? एक ही देश में इतनी विविधता कैसे आ गई? ये जो विविधता हम देखते हैं वो सीधे तौर पर जमीन के मीलों नीचे चल रही भूगर्भीय प्रक्रियाओं का नतीजा है। असल में जो मिट्टी हम देखते हैं वो इन्हीं चट्टानों या शैलों के लाखों सालों तक टूटने और घिसने से बनती है। अच्छा, तो पत्थर से ही मिट्टी का रंग तय होता है? बिल्कुल। जो रासायनिक गुण उन पत्थरों में होते हैं वही रंग और गुण मिट्टी में आ जाते हैं। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि ये अलग अलग तरह के पत्थर बने कैसे? यहीं पर प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत पूरी तस्वीर साफ करता है। तो ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम परपटी या क्रस्ट कहते हैं, वो कोई एक सिंगल अखंड आवरण नहीं है। जैसे किसी उबले हुए अंडे का छिलका होता है ना, जी। ये वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बल्कि ये 7 बड़ी और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बटी हुई हैं, जिनमें दरारें हैं। एक मिनट रुकिए, तो क्या ये प्लेटें किसी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक भूकंप की वजह से रातों रात टूटकर अलग हो गई? मेरा मतलब है, ये दरारें अचानक आई होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये प्लेटें अरबों सालों से एक जगह रुकी ही नहीं है। वेट, रुकी नहीं है? हाँ, इनके नीचे पृथ्वी के गर्भ में पिघला हुआ मैग्मा है, जो एक खौलते हुए सूप की तरह है। उस मैग्मा में संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शन करंट्स उठती रहती हैं। खौलता हुआ सूप, ये थोड़ा डरावना लग रहा है। हाँ, बिल्कुल डरावना है। जैसे जब हम गैस पर गाढ़ा सूप या दलिया उबालते हैं तो नीचे की गर्मी से वो उबलकर ऊपर आता है, ठंडा होकर फिर नीचे जाता है और एक गोल चक्कर सा बन जाता है। हाँ, मैंने देखा है वो बुलबुले उठते हुए। बस पृथ्वी के अंदर का ये उबलता हुआ मैग्मा भी ऐसे ही गोल चक्कर में घूम रहा है, और उसके ऊपर तैर रही ये जो ठोस प्लेटें हैं वो उस खौलने की वजह से लगातार खिसक रही हैं। तो क्या ये खिसकना बहुत तेज होता है? नहीं, ये गति बहुत धीमी होती है। शायद साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर, हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार जितनी। ओहो, इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह एक लेयर्ड केक की तरह है जिसे नीचे से लगातार पकाया जा रहा है। बहुत सही उपमा है ये। और ये प्लेटें जब खिसकती होंगी तो जाहिर है आपस में टकराती भी होंगी। मुझे लगता है कि ये अलग अलग सामग्रियां यानी संगमरमर और सोपस्टोन जैसी अलग अलग तरह की शैलें इसी धक्का मुक्की का नतीजा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, जब ये विशाल प्लेटें खिसकती हैं तो मुख्य रूप से 3 तरह की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली, कुछ प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराती हैं, जिसे अभिसारित या कन्वर्जेंट गति कहते हैं। अच्छा, मतलब आमने सामने की टक्कर। हाँ। दूसरी, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसे अपसारित या डाइवर्जेंट गति कहा जाता है, और जिसे जमीन फटती है और नया लावा बाहर आता है। और तीसरी? कभी-कभी वे एक दूसरे के अगल बगल से क्षैतिज दिशा में बस रगड़ खाती हुई निकल जाती हैं, जिसे रूपांतर या ट्रांसफॉर्म गति कहते हैं। इन्हीं गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर ऐसा भयानक दबाव और तापमान बनता है जो चट्टानों को मोड़ देता है। मतलब पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं? बिल्कुल, उनमें दरारें डल जाती हैं और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। जो कठोर और मुलायम चट्टानें हम आज देखते हैं, वे रातों रात नहीं बनी, बल्कि लाखों सालों के इसी भारी दबाव और भूगर्भीय कुकर में पकने का सीधा परिणाम है। वाह, यहाँ से ये विषय सच में एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा लगने लगता है। क्योंकि अगर जमीन हमेशा से खिसक रही है
तो इसका मतलब है कि भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। एकदम सही। हमारी रिसर्च में पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर का जिक्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हमारे हिमालय, वो हमेशा से वहां नहीं थे। उनकी कहानी एक बहुत ही प्राचीन महाद्वीप से शुरू होती है जिसका नाम था गोंडवाना भूमि। बिल्कुल। आज हम भारत का जो दक्षिणी हिस्सा देखते हैं, जिसे प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला प्लेटो कहा जाता है, वो पृथ्वी की सतह के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर माने जाने वाले भूभागों में से एक है। अच्छा। ये उसी गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। जरा कल्पना कीजिए, एक समय था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका ये सब आपस में जुड़े हुए थे। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाली बात है। मतलब आज जो देश दुनिया के बिल्कुल अलग अलग कोनों में है, बर्फ से जमा हुआ अंटार्कटिका और गर्म दक्षिण अफ्रीका, वो कभी एक ही जमीन के टुकड़े पर साथ बैठे थे। हाँ, एक ही विशाल महाद्वीप का हिस्सा थे। तो फिर ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटा कैसे? वही खौलता हुआ सूप यानी संवहनीय धाराएं। इन शक्तिशाली धाराओं ने नीचे से जोर लगाकर इस विशाल गोंडवाना भूमि के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर ये टुकड़े तैरने लगे? हाँ, टूटने के बाद जो भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी वो उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। लाखों सालों तक ये विशाल जमीन का टुकड़ा खिसकता रहा और फिर अंततः ये अपने से कहीं अधिक विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। ये ऐसा है जैसे कोई तेज रफ्तार बम्पर कार पूरी स्पीड में जाके एक बहुत बड़ी भारी भरकम गाड़ी से टकरा जाए। बिल्कुल वैसी ही टक्कर थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस टक्कर के बाद ये गाड़ियां पीछे नहीं हटी, ये आपस में भिड़ती चली गईं। मैंने पढ़ा है कि इस टक्कर के बीच में एक बहुत बड़ा सागर था, थेथीस सागर। तो क्या हुआ सागर का? इस भूगर्भीय महाकाव्य का ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। जब दो विशाल प्लेटें टकरा रही थीं, तो उनके बीच मौजूद उस थेथीस सागर का फर्श सिकुड़ने लगा। समुद्र का फर्श सिकुड़ने लगा? हाँ, उस समुद्र के तल में लाखों सालों से जो मिट्टी, पत्थर और अवसाद यानी सेडिमेंट्स जमा थे, वो सारा मलबा इस भयानक दबाव के कारण मुड़ने लगा। उसमें वलन या फोल्ड्स पड़ने लगे। ओह वाह! और वही समुद्र के नीचे की चट्टानें ऊपर उठकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय बन गई। एक सेकंड, अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं तो इसका मतलब है कि आज जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कभी किसी समुद्र का फर्श हुआ करती थी। बिल्कुल। यही वजह है कि आज अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है, तो वहां आपको समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी मरीन फॉसिल्स मिलते हैं। वेट एवरेस्ट पर मछलियों के जीवाश्म? हाँ, जो जमीन कभी समुद्र के गहरे अंधेरे में थी, वो आज बादलों के ऊपर है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। एवरेस्ट पर मछलियों के जीवाश्म, और हम सोचते हैं कि पहाड़ हमेशा से ऐसे ही थे। और इंसान की इसी सोच पर विज्ञान ने एक और चोट की है। लंबे समय तक भूगर्भ शास्त्रियों का भी यही मानना था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वो प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा, वो पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। मतलब उसमें अब कोई हलचल नहीं है? ऐसा माना जाता था, लेकिन हाल के दशकों में आए भूकंपों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। जमीन के नीचे की हलचल आज भी जारी है। इससे साबित होता है कि भूगर्भ विज्ञान में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तरफ उत्तर में हिमालय ऊपर की ओर उठ गया, हाँ, और दूसरी तरफ दक्षिण में वो प्रायद्वीपीय पठार था जो उत्तर की ओर खिसक कर आया था। तो इन दोनों के बीच तो एक बहुत बड़ी खाली जगह, एक विशाल गड्ढा सा बन गया होगा ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज अगर हम दिल्ली या उत्तर प्रदेश में खड़े होते हैं तो हमें कोई मीलों गहरा गड्ढा तो नहीं दिखता। वहां तो बिल्कुल समतल जमीन है। तो वो गड्ढा कहाँ गया? आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। हिमालय के उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने से सच में एक बहुत बड़ी द्रोणी, जिसे हम बेसिन या डिप्रेशन कहते हैं, उसका निर्माण हुआ था। तो ये बेसिन बहुत बड़ा रहा होगा। ये गड्ढा इतना विशाल था कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन समय के साथ इस विशाल गड्ढे को भरने का काम प्रकृति ने शुरू किया। तो क्या प्रकृति ने किसी विशाल कंस्ट्रक्शन साइट की तरह काम किया? आप ऐसा ही कह सकते हैं, जहां नदियां डंप ट्रकों की तरह काम कर रही थीं। डंप ट्रकों की तरह कैसे? उत्तर में जो नए नए ऊंचे पहाड़ बने थे, वहां से और दक्षिण के पठारों से बड़ी बड़ी नदियां अनवरत बहती आ रही थीं। पानी अपने साथ एक जबरदस्त ताकत लेकर आता है। वो सिर्फ पानी नहीं ला रही थीं,
बल्कि पहाड़ों को काटकर अपने साथ मलबा, पत्थर और बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी ला रही थीं। अच्छा, तो वो मलबा उस गड्ढे में गिरने लगा। हाँ, लाखों सालों तक बिना रुके बिना थके ये नदियां उस अनदेखी गड्ढे में अवसाद या जलोढ़, जिसे एल्यूवियम कहते हैं, वो डालती रहीं। मतलब आज जो भारत के विशाल उत्तरी मैदान हैं, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, खेती करते हैं, वो असल में नदियों द्वारा भराया गया एक विशालकाय गड्ढा है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो उम्र के हिसाब से बहुत विरोधाभासी है। विरोधाभासी कैसे? एक तरफ दक्षिण का प्रायद्वीतीय पठार है जो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है और पृथ्वी के सबसे प्राचीन भूभागों में से है, और दूसरी तरफ हिमालय और ये उत्तरी मैदान है जो कि नए हैं। भूगर्भीय दृष्टि से ये बिल्कुल युवा या यूथफुल स्थलाकृतियां हैं। हिमालय की चोटियां अभी भी बहुत ऊंची और तीखी हैं, घाटियां बहुत गहरी हैं और नदियां बहुत तेज बहती हैं। जब पहाड़ पुराना हो जाता है तो वो घिसकर गोल हो जाता है, लेकिन हिमालय अभी भी नुकीला और सक्रिय है। चलिए, अब जरा इन युवा पहाड़ों यानी हिमालय पर थोड़ा और जूम इन करते हैं। बचपन से हम हिमालय को बस एक चट्टानी दीवार की तरह बनाते आए हैं ड्राइंग बुक्स में। हाँ, एक सिंगल लाइन की तरह। हाँ, लेकिन हमारी रिसर्च बताती है कि ये 2400 किलोमीटर लंबी एक विशाल और जटिल प्रणाली है जो कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ी है और अरुणाचल प्रदेश आते आते 150 किलोमीटर तक सिकुड़ जाती है। ये कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं। हाँ, अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण की ओर काटें तो इसके 3 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री या महान हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री, ओके। हाँ, ये सबसे ऊंची और सबसे लगातार श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी मशहूर चोटियां इसी का हिस्सा हैं। इसकी खासियत ये है कि इसका क्रोड या अंदरूनी हिस्सा ग्रेनाइट का बना है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। मुझे ये समझने के लिए एक तस्वीर बनानी होगी दिमाग में। अगर मैं उत्तरी मैदानों में खड़ा होकर उत्तर की ओर देख रहा हूं, तो क्या हिमालय मुझे किसी बहुत विशाल स्टेडियम की सीटिंग अरेंजमेंट की तरह दिखेगा? स्टेडियम की तरह। हाँ, जहां सबसे पीछे और सबसे ऊंचाई पर हिमाद्री की सीटें हैं जो वीआईपी बॉक्स की तरह हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढकी और ग्रेनाइट जैसी सख्त। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक उपमा है। और उस हिमाद्री के ठीक आगे जो बीच की कतारें हैं उसे हम हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं। तो इनकी ऊंचाई थोड़ी कम होगी। हाँ, इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच होती है। इसमें पीर पंजाल और धौलाधर जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। आपके स्टेडियम के उदाहरण में ये वो सीटें हैं जहां बैठना सबसे सुहावना होता है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की वो खूबसूरत घाटियां जिन्हें हम हिल स्टेशंस के रूप में जानते हैं, वो सब इसी हिस्से में स्थित है। बहुत खूब। वीआईपी बॉक्स हो गया, मिडिल की प्रीमियम सीटें हो गई हिल स्टेशन वाली, लेकिन सबसे आगे वाली जो नीची सीटें हैं जो मैदानों से सबसे पहले टकराती हैं, उनका क्या? वो सबसे बाहरी श्रृंखला है जिसे शिवालिक कहा जाता है। इनकी ऊंचाई केवल 900 से 1100 मीटर के बीच है और इनकी बनावट हिमाद्री या हिमाचल से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? यहाँ वो जगह है जहाँ एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि पहाड़ नीचे से जमीन के उठने से बनते हैं, लेकिन शिवालिक को देखकर पता चलता है कि ये श्रृंखला मुख्य रूप से उत्तर के मुख्य हिमालय से नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों और बजरी की मोटी परतों से बनी है। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सबसे आगे वाले जो पहाड़ हैं वो असल में पीछे वाले पहाड़ों के कचरे या मलबे से बने? ये तो रिसाइकिल किए हुए पहाड़ हो गए। नए पहाड़ों शिवालिक का निर्माण कर रही हैं। ये तो गजब की बात है। और इसी शिवालिक और हिमाचल के बीच में कुछ समतल घाटियां भी पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। जैसे कि हम सब ने देहरादून का नाम तो सुना ही है। हाँ, देहरादून तो बहुत मशहूर है। ये तो कमाल की बात है कि नदियां पहाड़ बना भी सकती हैं। तो हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक 3 सीढ़ियों में समझ लिया। हाँ, लेकिन अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो मैंने पढ़ा है कि नदियों ने हिमालय को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। नदियां कैसे इतनी विशाल पहाड़ों की सीमाएं तय कर सकती हैं? यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प भौगोलिक प्रक्रिया काम करती है। इनमें से कई नदियां जैसे सिंधु या ब्रह्मपुत्र हिमालय के जन्म से भी पुरानी है। हिमालय से भी पुरानी?
हाँ, इन्हें पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट नदियां कहा जाता है। जब हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि ये एक विशाल आरी या सौ की तरह काम करती रहीं। मतलब जैसे लकड़ी काटते हैं। बिल्कुल वैसे ही। जैसे जैसे पहाड़ उठता गया ये नदियां उसे काटती गईं और गहरी घाटियां या महाखड्ड, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, वो बनाती गईं। इन्हीं नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक बांटा गया है। ये तो ऐसा है जैसे कोई लकड़ी का लट्ठा ऊपर उठ रहा हो और एक फिक्स आरी उसे लगातार बीच से चीर रही हो। बिल्कुल सही। इसलिए हम देखते हैं कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। फिर सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय आता है। और नेपाल वाला हिस्सा? काली से तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है और तिस्ता से दिहांग नदी तक असम हिमालय फैला हुआ है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ तब आता है जब हम बिल्कुल पूर्व में पहुंचते हैं। दिहांग गॉर्ज के पास मैप बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। हाँ, दिहांग महाखड़ के पास आकर हिमालय का चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। और उसके बाद पहाड़ मुड़ जाते हैं। हाँ, इस गॉर्ज के बाद हिमालय की पर्वत श्रृंखला अचानक दक्षिण की ओर एक बहुत ही तीखा मोड़ लेती है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। ये मोड़ तो मुझे किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक के हेयरपिन टर्न जैसा लगता है। हेयरपिन टर्न, हाँ कह सकते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये विशाल पहाड़ पूरी रफ्तार से सीधे पूर्व की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे और अचानक दिहांग गॉर्ज के पास उन्हें जोरदार ब्रेक लगाना पड़ा और एकदम से दाहिने यानी दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ा। ये उपमा काफी सटीक है। और मुड़ने के बाद इन पहाड़ियों का स्वरूप भी पूरी तरह बदल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है। इनमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? इसमें पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमाद्री के उस सख्त बर्फानी ग्रेनाइट क्रोड के विपरीत ये पूर्वी पहाड़ियां मुख्य रूप से मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है। बलुआ पत्थर? हाँ, जो कि एक अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक है और बर्फ की जगह ये पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी रहती हैं। ये हमें वापस हमारी चर्चा की एकदम शुरुआत में ले जाता है, जहां हमने अलग अलग तरह के पत्थरों की बात की थी। ऊंचे हिमालय की सख्त ग्रेनाइट से लेकर पूर्वांचल के अवसादी बलुआ पत्थरों तक और दक्कन के प्राचीन पठारों तक का ये सफर, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग भूगर्भीय ताकतों और अलग अलग सामग्रियों ने मिलकर इस जमीन को गढ़ा है। अगर भारत के भूगोल को एक जीवंत इंजन के रूप में देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि पहाड़, मैदान, पठार और तट ये सब अलग अलग हिस्से नहीं हैं। ये एक ही विशाल प्रणाली के अंग हैं, जहां एक में होने वाला बदलाव दूसरे को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो चलिए इस इंजन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपजाऊ हिस्सों में से एक से शुरुआत करते हैं। उत्तरी मैदान। हाँ, द नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ, पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई से उतरकर हम सीधे उन विशाल मैदानों में आते हैं जिनका निर्माण खुद नदियों ने किया है। स्रोत बताते हैं कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका, मतलब 7 लाख, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत विशाल है। ये इलाका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल से बना है। लेकिन दिमाग में ये सवाल आता है कि ये हुआ कैसे? नदियां इतनी सारी मिट्टी लेकर कहां से आ गईं? तो ये प्रक्रिया उतनी शांत और सरल नहीं थी जितनी सुनने में लगती है। लाखों साल पहले की बात करें, जब हिमालय के पहाड़ ऊपर की ओर उठ रहे थे, तो उनके ठीक दक्षिण में एक बहुत विशाल द्रोणी, या अगर आसान शब्दों में कहूं तो एक गहरी खाई बन गई थी। अच्छा, मतलब पहाड़ों के बिल्कुल पैरों में एक बहुत बड़ा खाली बेसन। बिल्कुल, एकदम खाली बेसन। और समय के साथ ऊंचे हिमालय से बहुत तेज गति से नीचे आने वाली नदियों ने इस खाई को भरने का काम शुरू किया। ये नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में चट्टानें, गाद और मिट्टी काट कर लाती थीं। अब होता यह था कि जैसे ही वे समतल जमीन पर पहुंचती थीं, ढलान कम हो जाती होगी। एकदम सही। ढलान कम होने की वजह से उनकी गति अचानक धीमी हो जाती थी। पानी का बहाव धीमा होने के कारण नदियां अपने साथ लाए गए इस भारी मलबे को आगे नहीं ले जा पाती थीं और उसे वहीं उसी खाई में बिछाने लगती थीं। अरे वाह! इसी लगातार निक्षेपण यानी जमाव की प्रक्रिया से इस बेहद उपजाऊ मैदान का जन्म हुआ। ये तो प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। और नदियों की इस गति कम होने का एक और बहुत दिलचस्प परिणाम स्रोतों में देखने को मिलता है। हाँ, वितरिकाओं वाला। हाँ,
जब ढाल बहुत कम हो जाता है और नदी में गाद बहुत ज्यादा हो जाती है तो नदी का पानी एक धारा में नहीं बह पाता। वो कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाता है, जिन्हें वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया के कारण नदी के बीच में ही द्वीपों का निर्माण हो जाता है। स्रोत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली द्वीप का जिक्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां बाकायदा लोगों की बसावट है। मतलब एक नदी के बीचों बीच पूरी एक दुनिया। और इन्हीं नदी प्रणालियों ने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को भी आकार दिया है। इन मैदानों की पहचान सिर्फ इनकी उपजाऊ मिट्टी से नहीं है, बल्कि इनके नामकरण से भी इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे दोआब का नाम। हाँ बिल्कुल। उदाहरण के लिए दोआब शब्द को ही ले लीजिए। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। आब मतलब पानी, यानी दो नदियों के बीच का भाग। बिल्कुल, दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूभाग। और इसी तर्क पर पंजाब का नाम भी रखा गया है। पंच यानी पांच और आब यानी पानी, 5 नदियों का पानी। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सही कहा। इन 5 नदियों के संगम ने इस क्षेत्र को ये नाम दिया है। अच्छा, अब यहाँ एक आम गलतफहमी पर बात करते हैं। बताइए। अक्सर जब मैदान शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में एकदम सपाट किसी क्रिकेट की पिच जैसी समतल जमीन की तस्वीर बनती है। लेकिन इन स्रोतों से पता चलता है कि इन मैदानों के अंदर भी अपनी एक बहुत जटिल भौगोलिक विविधता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि मैदान बिल्कुल चपटे होते हैं, है ना? जैसे कि भाबर क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे उतरते ही 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी है, जहां नदियां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। स्रोत बताते हैं कि बड़ी बड़ी नदियां इन पत्थरों के नीचे अचानक गायब हो जाती हैं। ये किसी जादू के खेल जैसा लगता है। जादू नहीं है, ये भौतिक विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है। अच्छा। कैसे? देखिए, पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। भाबर क्षेत्र में जो पत्थरों और बजरी की पट्टी होती है, वो बहुत अधिक छिद्रपूर्ण होती है या पोरस होती है। हाँ, पत्थरों के बीच की जगह। हाँ, इन बड़े पत्थरों के बीच इतनी जगह होती है कि पानी सतह पर बहने के बजाय उन पत्थरों के नीचे से रिस कर बहने लगता है। इसलिए सतह से देखने पर लगता है कि नदियां गायब हो गई, लेकिन असल में सारा पानी जमीन के नीचे नीचे बह रहा होता है। ओहो, और यही पानी आगे चलकर एक नया रूप ले लेता है, तराई के रूप में। बिल्कुल। भाबर के ठीक दक्षिण में वो सारा भूमिगत पानी अचानक सतह पर वापस आ जाता है और तराई क्षेत्र का निर्माण करता है। पत्थरों के नीचे से निकलकर ये पानी एक नम और दलदली क्षेत्र बनाता है, जो कभी-कभी घने जंगलों और वन्य जीवों से भरा हुआ था। हाँ, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। हाँ, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी तराई क्षेत्र का हिस्सा है। मतलब सोचिए, एक ही मैदान के अंदर पत्थरों का सूखा इलाका और उसके ठीक बगल में दलदली जंगल। और तराई से थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें मैदानों का एक और रूप देखने को मिलता है, जो ये साबित करता है कि मैदान पूरी तरह समतल नहीं है। भांगर। हाँ, भंगर। मैदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने जलोढ़ से बना है, जिसे भांगर कहते हैं। यह नदियों के वर्तमान बाढ़ वाले स्तर से थोड़ा ऊपर होता है। और अगर आप इसे देखें तो ये किसी वेदिका या छत, जिसे अंग्रेजी में टेरेस कहते हैं, उसके जैसा लगता है। इसमें कुछ कंकड़ भी पाए जाते हैं ना? बिल्कुल, इसमें चूनेदार निक्षेप होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और इस पुराने थोड़े ऊंचे भांगर के बिल्कुल विपरीत है खादर। खादर वो नया और युवा जलोढ़ है, जहां नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई उपजाऊ मिट्टी बिछा जाती हैं। ये लगातार खुद को नया कर रहा है, एकदम ताजा मिट्टी। हाँ। लेकिन ये तो हुई नई और लगातार बदलती मिट्टी की बात। अगर हर साल बदलने वाली इस दुनिया से निकलकर भारत के नक्शे में थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ा जाए, तो सामना एक बिल्कुल अलग वास्तविकता से होता है। भारत की वो नींव जो कभी बदलती नहीं, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। अगर उत्तरी मैदानों को भारत का युवा हिस्सा माना जाए, तो ये प्रायद्वीपीय पठार इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी, स्थिर और कठोर हड्डी की तरह है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। भूगोल की दुनिया से बाहर रहने वालों के लिए ये आग्नेय और रूपांतरित शैल क्या होते हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आग्नेय या इग्नियस चट्टानें वो हैं जो ज्वालामुखी के पिघले हुए लावे के सीधे ठंडे होने से बनती हैं।
ओके, लावा से बनी चट्टान। हाँ, ये एकदम मूल पत्थर है। और जब जब इन्हीं पत्थरों पर लाखों सालों तक बहुत अधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो उनका रूप बदल जाता है। मतलब वे बेक हो जाते हैं? एक तरह से हाँ, वे और भी सख्त हो जाते हैं, जिन्हें रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें कहते हैं। ये भूभाग इतना प्राचीन है कि ये उस समय का है जब गोंडवाना नामक एक विशाल महाद्वीप टूट रहा था। उसी प्राचीन भूमि के खिसकने और टूटने से इस पठार का निर्माण हुआ है। स्रोत इसे एक मेज या टेबल की आकृति वाला भूभाग बताते हैं। बिल्कुल। इसके मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमि, जिसमें मालवा का पठार आता है, और नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार, जो एक उल्टे त्रिभुज जैसा दिखता है। यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। नक्शे पर चंबल, सिंध, बेतवा जैसी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देती हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि नक्शे पर उत्तर दिशा का मतलब ऊपर होता है। हाँ, ये एक बहुत आम बात है। तो क्या ये नदियां ऊपर की तरफ बहकर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रही हैं? यही मैंने शुरुआत में पूछा था। ये नक्शे को देखने का एक नजरिया है जहां हम उत्तर को ऊंचाई मान लेते हैं, लेकिन असलियत में नदियां हमेशा ढलान की ओर ही बहती हैं, वो ऊपर नहीं जा सकती। तो फिर ऐसा क्यों दिखता है? इन नदियों का उत्तर पूर्व की ओर बहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा दक्षिण पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और इसका असली ढलान उत्तर पूर्व की तरफ है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, बस जमीन का ढलान वैसा है। कि बहुत रोचक है। मतलब नक्शे की 2D तस्वीर हमें धोखा दे देती है। और इसी प्रायद्वीपीय पठार, खासकर दक्कन के पठार में एक और रहस्य छुपा है, दक्कन ट्रैप। ओहो, दक्कन ट्रैप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भारी मात्रा में काली मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है, और स्रोतों के अनुसार ये मिट्टी ज्वालामुखी उत्पत्ति की है। मतलब भारत के बीचों बीच ज्वालामुखी। हाँ, लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि लाखों वर्ष पुरानी घटना है। मैंने बताया था ना कि ये गोंडवाना भूभाग खिसक रहा था। हाँ। तो जब ये खिसक रहा था तब जमीन में विशाल दरारें पड़ गईं। उन दरारों से पृथ्वी के अंदर का जो उबलता हुआ लावा था वो बाहर निकला और इस पूरे क्षेत्र में फैल गया। बाप रे। समय बीतने के साथ उन लावे से बनी चट्टानों का मौसमी बदलावों के कारण अपरदन हुआ। वे टूटीं, बिखरीं और धीरे धीरे उस उपजाऊ काली मिट्टी में बदल गईं जो आज कपास की खेती के लिए पूरे देश में जानी जाती है। एक तरह से विनाशकारी लावे ने ही सदियों बाद भारत के सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी। बिल्कुल, प्रकृति का चक्र ऐसा ही है। अब इस त्रिकोणीय दक्कन के पठार की सीमाओं की बात करते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों इस पठार के किनारे हैं, लेकिन इनका स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। बहुत अलग है। पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के समानांतर एक विशाल सतत दीवार की तरह खड़े हैं। इन्हें पार करना आसान नहीं है। इसके लिए थाल घाट, भोर घाट या पाल घाट जैसे दर्रों का ही सहारा लेना पड़ता है। और ये दीवार जैसी संरचना सिर्फ यातायात को नहीं रोकती, बल्कि ये पूरे मौसम को प्रभावित करती है। कैसे? पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 900 से 1600 मीटर तक। जब अरब सागर से नमी से भारी हवाएं आती हैं तो ये ऊंची पहाड़ों की दीवार उन्हें रोक लेती है। हवाओं को मजबूरन इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब जैसे ही हवा ऊपर उठती है वो ठंडी हो जाती है और घाट के पश्चिमी हिस्से में मतलब एकदम मूसलाधार बारिश कर देती है। इसे ही पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। एकदम सही। लेकिन जब हम पूर्वी घाट की तरफ देखते हैं तो वहां ऐसी कोई सतत दीवार नहीं है। पूर्वी घाट काफी कटा-फटाफ और अनियमित है। इसकी औसत ऊंचाई भी पश्चिमी घाट के मुकाबले काफी कम है, सिर्फ 600 मीटर के आसपास। हाँ, काफी अंतर है। महानदी से लेकर नीलगिरी तक फैले इस पूर्वी घाट को नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। ऐसा क्यों है कि नदियां पूर्वी घाट को इतनी आसानी से काट पा रही हैं? इसका जवाब फिर से उसी ढलान में छिपा है जिसकी हमने पहले बात की थी। पूरा दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर झुका हुआ है। अच्छा, एक स्लोप है। हाँ, इसलिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियां पश्चिमी घाट से जन्म लेती हैं और ढलान के साथ साथ पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। लाखों सालों से लगातार बहते हुए इस तेज पानी ने पूर्वी घाट के पहाड़ों को घिस-घिस कर काट दिया है और अपने लिए चौड़े रास्ते बना लिए हैं। और ये प्राचीन पठार सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं है। इसका एक हिस्सा टूटकर
उत्तर पूर्व तक पहुंच गया है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट तक। मेघालय, कार्बी एंगलोंग और उत्तर कचार पहाड़ी, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो एक बड़े भ्रंश यानी जमीन की एक बड़ी दरार के कारण मुख्य पठार से अलग हो गई थी। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमारा भौगोलिक इतिहास कितना गतिशील रहा है। आज जो पहाड़ हमें मुख्य भारत से एकदम अलग थलग लगते हैं, वे कभी उसी प्राचीन मेज़ोनुमा भूभाग का हिस्सा थे। वाकई। अब इस प्राचीन पठार की नदियों और कटी-फटी पहाड़ियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम पठार की सीमाओं को पार करते हैं, हमारा सामना दो बिल्कुल विपरीत, एकदम चरम दुनियाओं से होता है। मरुस्थान और तट। हाँ, एक तरफ वो परिदृश्य है जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, भारतीय मरुस्थल, और दूसरी तरफ वो दुनिया है जहां नदियां इतना पानी और मिट्टी लाती हैं कि विशाल डेल्टा बन जाते हैं, यानी हमारे तटीय मैदान। ये विरोधाभास ही तो भारत की भौगोलिक विविधता की सबसे बड़ी पहचान है। पहले थार के मरुस्थल की ओर चलते हैं, जो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ये एक ऐसा इलाका है जहां साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। जब इस मरुस्थल के बारे में पढ़ा जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं यहाँ के बालू के टिब्बे, खासकर बरखान, जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। बरखान। हाँ, हवा इन्हें धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह धकेलती रहती है। ये टीले ऐसे लगते हैं मानो किसी सूखे समुद्र की धीमी गति से चलने वाली लहरें हों। जैसलमेर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर यह बहुत प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। वो सूखे समुद्र की लहरों वाली उपमा इस परिदृश्य पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ बारिश इतनी कम होती है कि नदियों का कोई स्थायी नेटवर्क बन ही नहीं पाता। नदियां बनती ही नहीं। बारिश के मौसम में कुछ छोटी सरिताएं बनती भी हैं तो वे जल्द ही उसी बालू में विलीन हो जाती, मतलब गायब हो जाती हैं। पर्याप्त पानी ना होने के कारण वे नदियां कभी समुद्र का मुंह नहीं देख पाती। इस पूरे विशाल रेतीले क्षेत्र में सिर्फ लूनी ही एकमात्र बड़ी नदी है। अब जरा इस रेतीले सूखेपन की तुलना पूर्व और पश्चिम के तटीय मैदानों से करते हैं। कहाँ मरुस्थल में नदियां रेत में सूखकर जन्म लेते ही मर जाती हैं, और कहाँ इन तटीय इलाकों में नदियां समुद्र में मिलने से पहले नई उपजाऊ जमीन का निर्माण करती हैं। बिल्कुल अलग तस्वीर। पश्चिमी तट, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच फंसा हुआ है, वो बहुत ही संकरा या संकीर्ण मैदान है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण, बीच वाले को कन्नड़ और दक्षिणी हिस्से को मालाबार तट कहा जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के साथ लगा पूर्वी तट पश्चिमी तट के मुकाबले बहुत अलग है। ये काफी चौड़ा और समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तट के इतने चौड़े होने का मुख्य कारण वही नदियां हैं जिनका जिक्र हमने पठार के ढलान को समझते वक्त किया था। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो पश्चिम से आ रही हैं। हाँ, जब ये नदियां इतना लंबा सफर तय करके समुद्र के पास पहुंचती हैं तो अपने मुहाने पर भारी मात्रा में मिट्टी और गाद जमा कर देती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। बिल्कुल। नदियों द्वारा लाया गया ये मलबा इतना ज्यादा होता है कि वो समुद्र को पीछे धकेलकर नई जमीन बना देता है। और इसी पूर्वी तट पर चिल्का झील भी मौजूद है, जो महानदी डेल्टा के ठीक दक्षिण में स्थित है। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये पूर्वी तट पर नदियों और समुद्र के बीच होने वाली भौगोलिक अंतःक्रिया का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो हमने बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर नदियों द्वारा बनाए मैदानों, ज्वालामुखियों से बने पठारों और रेतीले मरुस्थलों तक का सफर कर लिया। काफी लंबा सफर रहा। हाँ, लेकिन ये विस्तृत चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम मुख्य भूमि से पूरी तरह दूर गहरे समुद्र में स्थित रहस्यमयी दुनिया में न जाएं। द्वीप समूह। अरे हाँ, आइलैंड्स। भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इन द्वीपों की उत्पत्ति की कहानी सच में हैरान करने वाली है। हमारे पास दो मुख्य द्वीप समूह हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। दोनों एक ही देश का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का भूगर्भीय इतिहास एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। लक्षद्वीप की कहानी तो मतलब किसी विज्ञान कथा जैसी लगती है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित ये द्वीप समूह बहुत ही छोटा है, केवल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही छोटा। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कावरत्ती द्वीप है, और यहाँ एक पिटली द्वीप भी है जहाँ इंसान नहीं जाते, बल्कि वो सिर्फ पक्षियों का अभयारण्य है।
लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस द्वीप का निर्माण पत्थरों, ज्वालामुखियों या नदियों की मिट्टी से नहीं हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? ये एक जीवित निर्माण है। ये प्रवाल यानी कोरल पॉलिप्स द्वारा बनाया गया है। ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में से एक है। प्रवाल असल में बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र के छिछले और गर्म पानी में पनपते हैं। वे अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। जब एक पीढ़ी के प्रवाल मर जाते हैं तो उनके कठोर कंकाल वहीं रह जाते हैं और उन पर नए प्रवाल पनपने लगते हैं। ओहो। हजारों लाखों सालों तक ये प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है। धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट का ये पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो समुद्र की सतह से बाहर आ जाता है और एक द्वीप का रूप ले लेता है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसी प्रक्रिया का एक विशाल उदाहरण है। मतलब सूक्ष्म जीव बिना किसी टेंडर या सरकारी फंड के सदियों से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये सच में अविश्वसनीय है। हाँ बिल्कुल। वैसे 1973 से पहले इन द्वीपों को लकादीव, मिनिकाय और एमिनदीव कहा जाता था। अब इस शांत सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए द्वीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये लक्षद्वीप से आकार में बहुत बड़े हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ एक लंबी श्रृंखला में फैले हुए हैं। क्या ये भी प्रवालों से बने हैं? नहीं, अंडमान और निकोबार की कहानी ज्यादा नाटकीय और उग्र है। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप समुद्र के नीचे डूबी हुई विशाल पर्वत श्रेणियों के सबसे ऊंचे शिखर हैं। मतलब पानी के अंदर पहाड़ हैं। हाँ, हिमालय और म्यांमार की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये उसी का पानी में डूबा हुआ विस्तार है। चूंकि ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के बहुत करीब हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और ये बेहद घने जंगलों से ढके हुए हैं। और इसी नाटकीय कहानी में एक और उग्र किरदार की एंट्री होती है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप वाला। हाँ, जो अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। मतलब देखिए ना, एक तरफ कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया गया एकदम शांत सा लक्षद्वीप है और दूसरी तरफ पानी में डूबे विशाल पहाड़ और धधकता हुआ सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम इन सभी भौगोलिक संरचनाओं मतलब मैदानों, पठारों, मरुस्थलों और द्वीपों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये स्रोत सामग्री हमें असल में क्या समझाना चाहती है। ये केवल अलग-अलग भौगोलिक विभाग नहीं हैं, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यही वो संपूर्ण भौगोलिक एकीकरण है जिसकी बात हम बिल्कुल शुरुआत में कर रहे थे। एक ही विशाल मशीन के अलग-अलग पुर्जे। बिल्कुल सही। उत्तरी पहाड़ केवल ऊंची चोटियां नहीं हैं, वे मीठे जल और वनों के सबसे बड़े स्रोत हैं। इन्हीं पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ मिट्टी लाकर उत्तरी मैदानों का निर्माण किया, जो हमारे अन्न भंडार बने। हाँ, ये उपजाऊ मैदान हमारे देश के अन्न भंडार बने, जहां हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया और फली फूली। दूसरी ओर वो प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार जिसे हमने एक स्थिर मेज कहा था, वो खनिजों का एक अथाह खजाना है। आज देश में जो भी औद्योगिकरण हुआ है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसका सीधा आधार वो पठार ही है। और हमारे विस्तृत तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह वे मत्स्यन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह उपलब्ध कराते हैं। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला निष्कर्ष है। अगर एक कदम पीछे हटकर सोचा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भारत का विकास कोई अचानक घटी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यदि मैदानों ने सभ्यताओं को जन्म दिया, पठारों ने आधुनिक उद्योगों को ईंधन दिया, पहाड़ों ने नदियां दी और तटों ने हमें पूरी दुनिया के व्यापार से जोड़ा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश का भविष्य वास्तव में इसके भूगोल द्वारा ही लिखा गया है। एकदम सही बात है। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए ये सोचने वाली बात है कि ये पूरा भौगोलिक परिदृश्य एक बेहद संतुलित और इंटरलॉक्ड मशीन की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या होगा यदि इस मशीन का कोई एक पुर्जा काम करना बंद कर दे या उसका संतुलन बिगड़ जाए? ये एक गंभीर सवाल है। यदि ऊंचे पहाड़ों से आने वाली नदियों का प्रवाह बदल जाए या लंबे तटीय क्षेत्रों का जलस्तर अनियंत्रित हो जाए, तो क्या ये सीधे तौर पर देश के अन्न भंडार और औद्योगिक इंजन को ठप नहीं कर देगा? निश्चित रूप से करेगा। शुरुआत में ये कहा गया था कि भूगोल कोई स्थिर एक्सरे नहीं, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ इंजन है। तो अगली बार जब भारत का नक्शा देखा जाए
तो सिर्फ सीमाएं और लकीरें नहीं, बल्कि उन नदियों की धड़कन, उस प्राचीन पठार की मजबूती और उस तटीय हवा को महसूस करने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी देश का भूगोल केवल उसका इतिहास नहीं होता, उसका भूगोल ही असल में उसका भविष्य होता है।